टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ये 10.1 पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आप लोग क्लास में जाओगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो ध्यान से इस चैप्टर को करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फ्लोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको क्या करना है, आपको वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो ये क्या है, स्टेटमेंट दिया है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो बोला है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मतलब हुआ कि वाई में से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को माइनस कर देना है। देखो हम सारे क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो, ध्यान देना, बहुत ईजी है। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी वाई में से सब्ट्रैक्शन करना है किसको, जेड को। तो इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड बन जाएगा। क्या बनेगा, वाई माइनस जेड बनेगा, ठीक है। ये बोला है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। 1/2 मतलब कि जो एक्स और वाई है इसका क्या करना है, सम मतलब ऐड। तो एक्स और वाई को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। और 1/2 का मतलब होता है दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, यानी आधा आधा, ठीक है। तो ये हो गया x + y/2। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। क्या बोला है कि दो नंबर है वो जेड है, हमने जेड लिया। अब इसमें जो नंबर है हमने जेड ले लिया, अब मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ का मतलब वो अपने आप, यानी जो जेड है ना उसी से मतलब इटसेल्फ से ही, मतलब कि जेड से ही मल्टीपल करना है। तो जेड था, इटसेल्फ से मल्टीपल किए तो जेड इंटू जेड क्या हो जाएंगे, जेड स्क्वायर हो जाएंगे। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसको ही आपको लिख देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ये बोला है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू का क्या करना है, प्रोडक्ट। कितना फोर्थ बोला है, एक क्यू है, ठीक है। 1/4 बोला है, 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये बोला है कि नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड एडेड। क्या बोला है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब कि इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, फिर लास्ट में क्या कर देना है, ऐड करना है। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको ऐड कर देना है वाई स्क्वायर के साथ, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि नंबर्स 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन, मतलब कि क्या करना है इस क्वेश्चन में कि द नंबर 5, इस नंबर 5 को ऐड करना है कहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन, यानी 3 टाइम्स मतलब 3 से, एम से और एन से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसमें ऐड क्या करना है, 5 कर दो। इसका मतलब हुआ इनको मल्टीपल करेंगे तो 3mn हो जाएगा अब +5 हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है। यानी क्या करना है, 10 में से द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y और z को माइनस कर देना है। 10 माइनस क्या हो जाएंगे, y z हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फॉर देयर प्रोडक्ट, मतलब देखो ध्यान से पहले पढ़ो कि सम ऑफ नंबर्स a एंड b, जो a और b है पहले क्या करना है, सम करना है। हमने कर दिया इसको सम a + b, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब जो ए है ना इसका प्रोडक्ट कर दो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ए बी को सब्ट्रैक्ट मल्टीपल किया यानी प्रोडक्ट किया और उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी इसको माइनस कर देना है। तो ए बी माइनस ए + बी बोला है तो हमने कर दिया। तो जो क्वेश्चन कहा था ना वही काम हमने किया है, ठीक है। इसमें हमने कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। सेकेंड इसका क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। सो द टर्म्स, क्या करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द डायग्राम, यानी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होता है, पेड़ के जैसा बनाना है, उसमें से टर्म्स अलग बताना है, फैक्टर्स बताना है और इसका एक्सप्रेशन भी बताना है, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, आराम से
ध्यान देना है, बस आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, x-3 है ना, तो सबसे पहले जो गिवन रहता है वो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन ही होता है। क्या होता है, एक्सप्रेशन ही। तो लिखेंगे EXPRESSION, एक्सप्रेशन क्या है, x-3 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको ट्री डायग्राम बनाना है। तो ट्री डायग्राम में सबसे पहले एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद हम टर्म लिखते हैं। टर्म का मतलब होता है अलग अलग। देखो ये दो टर्म मिल करके एक एक्सप्रेशन बना है x-3, तो टर्म को क्या कर देंगे, अलग अलग। तो ये देखो x को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, -3 है तो -3 लिखेंगे। तो ये क्या है, ये टर्म है। ये क्या है, टर्म है। टर्म को हमने क्या कर दिया, अलग अलग। उसके बाद इसको फैक्टर भी करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखो इस नंबर को, एक्स जो आया है ना, तो एक्स और इंटू 1 से मिल करके आया होगा, क्योंकि एक्स और 1 से करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये -3 कैसे आया होगा, ये -3 आने के लिए क्या हुआ होगा, सबसे पहले -1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 होगा। तो -3 और -1 और 3 -3। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जब इसको अलग अलग करते हैं तो टर्म होता है, और जब इसी को करते हैं तो क्या, इसको भी अलग अलग करते हैं, मतलब कैसे आया होगा, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो ये हो गया आपको ट्री डायग्राम। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देना है। देखो ना, सारे इजी हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 1 + x है। ठीक है, देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन दिया है ना, उसको लिख लो, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हो गया 1 + x अब क्या करेंगे, टर्म लिखेंगे। टर्म यहाँ से लिखेंगे। टर्म लिखने के लिए ऐसे कर देंगे। ठीक है, टर्म होगा, एक तो दिया 1 अलग कर दिया, x को हमने भी अलग कर दिया, और x² को भी हमने अलग कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि टर्म है। क्या है, टर्म है। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1 कैसे आया होगा, 1 × 1 से आया होगा। ये x कैसे आया होगा, तो x × 1 से आया होगा। x² कैसे आया होगा, x और x होगा, तभी तो x² आया होगा। तो हमने इसका क्या कर दिया, इसका हमने फैक्टर भी कर दिया। समझ में आ रही है बातें ना, किसी को दिक्कत नहीं। चलो थर्ड देखो, बिल्कुल प्यार से देखेंगे हम लोग। ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। y - yq है, यही है क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो इसका, ये हो गया एक्सप्रेशन y - yq। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसका क्या करेंगे, हम टर्म लिखेंगे अलग अलग। टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ये y है और ये yq है, तो ये क्या है, ये टर्म है। ठीक है, अब इसका फैक्टर लिखेंगे तो y कैसा आया होगा, y आने के लिए y और 1 होगा। yq कैसा आया होगा, तो देखो यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा, और यहाँ 3 y होगा, तभी तो yq आया होगा। ये सब क्या है, जो अलग अलग सीधा कर दिया वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया ना, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 4 नंबर देखो क्या है, 4 ABCD करके दिया है, कोई बात नहीं, C है। D देखो, D क्या है कि 5xy² 5xy² अब +7x² y है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इजी ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन क्या है, 5xy² +7x² y। ठीक है, अब इसका हम टर्म लिखेंगे। पहले टर्म 2 है, कौन कौन टर्म है देखो, इसमें टर्म में होगा सबसे पहले 5xy² और एक टर्म होगा 7x² y। यहाँ पर लिख लेंगे कि क्या है, ये टर्म है। ठीक है, अब इसका अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर। देखो 5 है, x है, 2y है, तो 4 फैक्टर इसका होगा। कौन कौन, 5xy y, इसका क्या होगा, 7 होगा,
एक्स होगा और एक एक्स होगा और एक क्या होगा वाई होगा। तो ये क्या हो गए फैक्टर हो गए। देखो ये तो मतलब बच्चों वाला खेल हो गया है ना, अलग अलग सबको कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी बातें। अब देखो डी के बाद ई, माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a² है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस ए बी 2b² माइनस 3a²। अब इसका टर्म लिखेंगे, 3 टर्म है, टर्म है माइनस ए बी 2b² और माइनस 3a²। अब इसका लिखेंगे फैक्टर। ये 2 से बना है ना, नहीं 2 से नहीं 3 से बना है। एक तो -1 होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। ठीक है, सबको अलग अलग हमने कर लिया। उसके बाद ये कैसे आया होगा, ये आने के लिए 2 होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो -3 होगा, ए होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, नहीं चल कैसे जाएगा, -1 तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर एक -1 होगा और एक 3 होगा, -1 3 ए। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये था क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो ना, इसमें एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखे हैं। ये देखो, ये बोला है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। मतलब इसमें टर्म और फैक्टर सिर्फ आपको लिख देना है, इसमें ट्री व्री बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टर्म। टर्म जो है वो क्या है आपका, एक है 5y और एक है, नहीं 5y कहाँ से है, -4x है, -4x और एक है 5। 2 टर्म था, हमने दोनों लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर होगा एक तो -4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक x होगा और एक 5 है तो 5 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में ऐसे कॉमा देना है, एक ऐसे ऐसे करके, क्योंकि दोनों ये अलग है और ये अलग है। तो जब दोनों एक इसको लिख दिए तो उसके बाद इसको लिखने के लिए यहाँ पर ऐसे कॉमा देना है। ठीक है, समझ गए बात को। बी देखो 2-3 करोगे अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। -4x और +5y है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, -4x और 5y। सबसे पहले टर्म लिखो, टर्म्स जो होंगे ये होंगे -4x और 5y। फैक्टर देखो क्या क्या होगा, फैक्टर होगा एक तो हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा x। अब अलग टर्म लिखना है तो ऐसे करेंगे, ये 5 और ये y। ठीक है, ऐसे। थर्ड सी क्या है, 5y + 3y²। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म लिखेंगे, टर्म है 5y और 3y²। फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर क्या क्या होगा, और 5 होगा, y होगा, उसके बाद 3 होगा, y होगा, y होगा। बस अलग अलग तो लिख देना, इसमें करना क्या है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, डी देखो xy + 2x² y²। इसका पहले टर्म लिखेंगे, टर्म जो होगा xy होगा, 2x² y² होगा। अब फैक्टर देखो, फैक्टर क्या होगा, x होगा, y होगा, इसका 2 होगा, x होगा, x होगा, डबल y है तो y होगा। ठीक है, बस उसी को लिख देना है। टर्म और फैक्टर में तो कुछ है ही नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों आप लोग के लिए दिया है, खेलने के लिए दिया है। ठीक है, खेलते रहो इस सब क्वेश्चन से। PQ + Q है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म क्या होगा, PQ और Q। अब फैक्टर क्या क्या होगा, P होगा, Q होगा और एक Q होगा। ठीक है, चलो E के बाद F में आ जाओ। F क्या है,
एफ है कि 1.2 AB, 1.2 ही है ना, बुक में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ 1.2 AB है, माइनस 2.4 B है, प्लस 3.6 A है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। सबसे पहले टर्म लिखेंगे। टर्म जो होगा ये होगा टर्म आपका -1.2 AB, और एक होगा -2.4 B, और एक होगा 3.6 A। अब इसका फैक्टर देखो बहुत मज़ेदार होगा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, फैक्टर जो होगा एक तो होगा 1.2 अलग, एक A होगा, एक B होगा। 1.2 को साथ में, मतलब पॉइंट वाला का साथ में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद -2.4 एक होगा और एक B होगा। ठीक है, उसके बाद 3.6 A होगा। बस, बहुत सारे बच्चे पॉइंट की वजह से कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफ के बाद जी देखो, ये डिवाइड में है कि 3/4x अब प्लस 1/4 है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म लिखेंगे। टर्म में तो कुछ करना ही नहीं है, ज्यों का त्यों लिख देना होता है, और यहाँ पर 1/4 है। अब फैक्टर देखो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा एक 3/4 और एक x और एक होगा 1/4। बस, डिवाइड में भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट वैसा ही बनेगा। यह है 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो इसका टर्म देखो क्या होगा, टर्म होगा 0.1 p² और 0.2 q²। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा 0.1 p, और 0.2 q। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते क्या है, आइए हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ताकि हम लोग का जो टाइम है वो थोड़ा कम समय में ही हम लोग का सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देखो ये आपको क्वेश्चन में अपने बुक में देखो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, उनका टर्म लिखना है और उनके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। अब देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, जो एक्सप्रेशन दिया रहता है ना, उस एक्सप्रेशन को जितना टर्म रहता है उसको पहले अलग किया जाता है, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिख सकते हो। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब किसी वेरिएबल के साथ जो लगा होगा ना उसी को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 - 3t² है, 5 - 3t²। ये 5 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है। इसमें टर्म क्या है, 3t², माइनस है तो माइनस को रखेंगे, -3t² है। टर्म सिर्फ क्या है, एक ही है, वो क्या है, -3t²। अब t² के साथ जो इसमें लगा रहेगा कांस्टेंट वैल्यू, उसी को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या लगा है, -3, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब यहाँ देखो टर्म कितना है, 1 तो कांस्टेंट हो गया, यानी टर्म में नहीं इसका काउंटिंग होगा। ये t और t² t q, ये 3 टर्म हुआ, तो इसको पहले लिखेंगे, एक t है, एक t² है और एक t q है। इनको हम अलग अलग पहले लिख लेंगे। ध्यान देना, इस टर्म को अलग अलग हमने लिख दिया। अब इसके साथ क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, जब वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लगा रहता है तो उसके साथ क्या लगा रहता है, 1, यानी इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 1 हो जाएगा। इसके साथ भी कुछ भी नहीं लगा, यानी कुछ नहीं लगा रहता है वेरिएबल के साथ तो 1 लगा रहता है, इसके साथ भी कुछ नहीं तो 1, ये हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें देखो कितने टर्म है, 3 टर्म है, इनको भी अलग अलग कर लेंगे। ये देखो, अब क्या करेंगे, एक है x, एक है 2xy और एक है 3y। अब देखो x में कुछ भी नहीं लगा है, तो जब कुछ भी नहीं लगा रहता है तो उसका भी हमने बताया ना क्या होता है, 1 होता है। अब xy के साथ क्या लगा है, 2, तो
एक्स वाई के साथ जब 2 लगा है तो क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। वाई के साथ क्या लगा है 3, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 हो गया। समझ में तो अब बातें आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 टर्म हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। एक है 100 m और एक है 1000 n। तो m के साथ क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100, तो 100 हो गया। इसके साथ 1000 है तो 1000 हो गया। ये सब बहुत ईजी है, बस आपको फर्स्ट टाइम में समझने में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो आप लोग ऐसे ही बना दोगे। एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। तो देखो तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के साथ क्या लगा है, सिर्फ माइनस। जब कुछ नहीं लगा रहता है तो उसमें 1 छिपा रहता है, अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा। पी क्यू के साथ क्या लगा है 7, तो ये हो गया 7, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया 7। तो अब एक बात बताओ, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें भी देखो 2 टर्म है। पहला टर्म 1.2a और दूसरा है 0.8b। ए के साथ क्या है 1.2 तो 1.2, बी के साथ क्या है 0.8 तो 0.8 हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, इसके साथ तो सिर्फ एक ही टर्म है, इस एक ही को लिखेंगे। आर के साथ क्या लगा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3.14, हमने लिख दिया। एल प्लस बी है ना, एल प्लस बी है तो इसको पहले क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो देखो 2 के साथ एल करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस एक बार बी के साथ करेंगे तो 2b हो गया। 2 टर्म है इसमें, ठीक है, ध्यान देना। पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, एक है 2l एक है 2b, एल के साथ 2 बी के साथ भी 2, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग कर लेंगे, 0.1y और एक है 0.01y स्क्वायर। इसके साथ क्या है 0.1, इसके साथ क्या है 0.01। ये देखो आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन थर्ड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना था, जो कि हमने पहले टर्म को अलग अलग किया, उसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका देखो 4 क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है। ये क्या बोला है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कॉन्टेंस एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, वाई जो है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला लिखना है। तो पहले हम टर्म विथ फैक्टर एक्स के साथ जो लगा है उसको सिर्फ लिखेंगे। वाई स्क्वायर एक्स है तो इससे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स। अब आपको सर इससे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक्स नहीं लगा है, सिर्फ एक्स वाला लिखना है। अब एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या, कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ मल्टीपल में क्या है, तो एक्स के साथ क्या है वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखो वाई लगा, इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे -8y(x). एक्स के साथ क्या मल्टीपल है -8y, तो -8y कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। एक्स वाई 2 है, सिर्फ हमें एक्स से मतलब है, वाई से तो मतलब है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा तो 1 तो रहता ही है। यहाँ जेड एक्स है तो जेड एक्स, एक्स के साथ क्या लगा है जेड। यहाँ देखो 1 + x + xy है, तो यहाँ पर 2 है ना, एक्स और एक्स वाई दोनों, तो इनको अलग अलग दोनों को लिखेंगे, एक बार एक्स एक बार एक्स वाई, ठीक है। इसका देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा तो 1, और यहाँ पर y के साथ तो x के साथ तो y है तो y हो जाएगा। ये तो सिंगल है, इसमें तो x लगा नहीं है, तो 12xy², इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x के साथ 12y है ना, तो 12y² हो जाएगा। ये देखो 2 टर्म है, एक 7x है तो 7x किया, एक xy² है तो xy² हमने किया। अब देखो x के साथ कोफिशिएंट ये 7 है, एक्स के साथ y² है तो y² हो जाएगा, बस कंप्लीट। देखो बहुत इजी है, ध्यान से करोगे ना बहुत इजी है, मतलब कोई कठिन है ही नहीं, ठीक है। बी देखो इसका जस्ट ऐसा ही बनेगा। ये क्या बोला है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y², मतलब y² का कोफिशिएंट लिखना है इसमें। तो देखो y² इसके साथ लगा है ना, तो -xy² टर्म निकला। y² का कोफिशिएंट क्या है x, माइनस है तो माइनस भी रखेंगे। यहाँ y² है तो 5y², y² के साथ कोफिशिएंट क्या है 5 हो गया। यहाँ देखो इसमें भी y है, अच्छा y² इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, यानी 2 टर्म बनेगा, एक तो -15xy²
और एक बनेगा 7y²। y² के साथ कोफिशिएंट क्या है -15 यानी 15x और इसके साथ 7 हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम 5 देखते हैं। 5 देखो क्या है। 5 भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। 5 क्वेश्चन है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इसका मतलब देखो क्या है। मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म रहेगा, बाइनोमियल में 2 रहेगा, ट्राइनोमियल में 3 रहेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए तो इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो 2 है तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। y² सिर्फ 1 टर्म है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद x + y - xy 3 टर्म है, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये सिर्फ 1 टर्म है ना, इसे बोलेंगे मोनोमियल। जितना टर्म उसको बोल देंगे। इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें 2 टर्म है तो बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो 2 टर्म है, इसे भी बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें 1 टर्म है, इसे बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। तो ये देखो आपका तरीका होता है बताने का। जिसमें 1 टर्म मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म, ठीक है। यहाँ पर पेयर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, वो आपको लाइक और अनलाइक टर्म बताना है। अब देखो लाइक और अनलाइक क्या होते हैं। लाइक का मतलब होता है कि दोनों एक जैसा हो, अनलाइक का मतलब दोनों अलग अलग हो, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट होता है, 100 भी कांस्टेंट होता है, दोनों एक जैसा है, तो फिर इसे बोलेंगे ये हमारा लाइक टर्म है। कौन सा टर्म है, लाइक टर्म, ठीक है। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। अब ये नहीं कि 7 और 5/2 है तो ये अलग अलग है, नहीं, आपको सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है लाइक और अनलाइक में, ठीक है। यहाँ देखो x है, यहाँ y है, भले क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ x और यहाँ y हो गया ना, यानी अलग अलग हो गए, तो इसे बोलेंगे अनलाइक टर्म। क्या बोलेंगे, अनलाइक। यहाँ x y है और y x है, दोनों तो एक जैसा ही है, तो फिर बोलेंगे लाइक टर्म, ठीक है। m² p है, m p² है, यानी देखो तो यहाँ m² है, यहाँ m है, यानी ऐसे ही लग रहा है कि अनलाइक है, बोलेंगे अनलाइक टर्म। ये x z है, x² z² है, दोनों तो एक जैसा नहीं है। एक्स वाई है लेकिन इसमें 2 है, यहाँ एक ही है, दोनों इक्वल होना चाहिए वेरिएबल, नहीं है ना, तो बोल देंगे अनलाइक टर्म। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 6 कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्या बोला है। 7 बोला है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, मतलब ए में टर्म दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म को लिखना है, इसमें कौन कौन है, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं इसको। फर्स्ट में देखो कौन कौन है। ये -xy² है, इसके जैसा ही कोई और है क्या, देखो तो इसमें देखो, खोजो इसमें xy², ये वाला है, यानी -xy², 2xy², ये एक मिल गया, ठीक है। उसके बाद और देखो ये -4yx² है, इसके जैसा और है क्या, कोई है क्या, ये वाला है x² और y, x² और y दोनों एक जैसा है, तो -4yx² और 20x²y दोनों एक जैसा है। और इसमें देखो थर्ड 8x² है, इसके जैसा देखो तो कोई है, ये वाला है -11x²,
और देखो 7y है, ये वाला y है, एक जैसा है दोनों y y। और देखो 5 माइनस 100x है, और यहाँ देखो 3x है, ये भी एक है। और देखो 6 नंबर पे माइनस 11y(x) है, y(x) xy है 2xy, ये मिल गया। ठीक है, अब तो कोई नहीं है, अब मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बस इतना ही है। देखो xy xy y y x x x स्क्वायर x स्क्वायर x y स्क्वायर दोनों मतलब एक जैसा हो वेरिएबल, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, देखो इसमें भी आपको चूज करना है लाइक टर्म। पहला इसमें कौन है? तो 10 PQ है, PQ और देखो तो कहाँ है? PQ, देखो QP को चाहे PQ को, बात तो एक ही है। ये मिल जाएगा 7QP। और है क्या कोई इसके जैसा? QP एक और यहाँ भी है, इसमें देखो 3 टर्म मिल गए QP वाला, एक ये हो गया। इसका सेकंड और देखो कोई मिलेगा क्या? 7P है, 7P के जैसा कोई है? P, सिर्फ P जो होना है। ठीक है, देखो ये वाला है, ये है, और कोई नहीं है, बस इतना ही है। थर्ड देखो माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर एक मिल रहा है, तो 12Q स्क्वायर P स्क्वायर है, और कोई नहीं है। 4 नंबर में देखो माइनस 7PQ तो हो गया, माइनस 100Q, माइनस 100Q, Q वाला देखो कोई है? Q, सिर्फ Q देखना है, Q नहीं है क्या कोई? ध्यान से देखो, कोई ना कोई होगा ही। देखो 8Q यहाँ पर मिल रहा है, 8Q। 5 देखो माइनस 23, इसके जैसा कोई यहाँ माइनस 23 के साथ ये वाला 41, ये मिल गया। ठीक है, और देखो 6 नंबर में अब क्या बच गया? अब हमारा बच गया है ये वाला माइनस 5P स्क्वायर, इसके जैसा कहीं तो मिल जाए, ये वाला लास्ट वाला 701P स्क्वायर। और कोई बनेगा? हाँ 13P स्क्वायर Q, 13P स्क्वायर Q, और इसके जैसा P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q कोई है? P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q, P स्क्वायर P, नहीं, देखते रहो कहीं पर तो मिल जाए। यहीं पर है यार, ये वाला, दोनों एक जैसा ही है, QP स्क्वायर। हम लोग इधर उधर जो रहते हैं, दोनों साथ ही में। तो ये देखो लाइक टर्म में दोनों एक जैसा हो उसको लाइक टर्म, दोनों अलग अलग हो उसे अनलाइक टर्म बोलते हैं। इसी के साथ हम लोग का 10.1 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा। और हाँ, जिनको ऐप के थ्रू पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज करके ऐप पर भी पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।